हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए प्रैक्टिस सेट में जूनियर सुपर टेट हिंदी भाषा के लिए। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है। इसके पहले हम लोगों ने 27 प्रैक्टिस सेट देख लिया है जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है, तो आप वहां से आसानी से उसे प्राप्त करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 100 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इसमें जो पहला प्रश्न है वह कहा गया है कि तुलसीदास किसकी काव्य रचना है। यह आपको बताना है तुलसीदास किसकी काव्य रचना है। तो देखिए, तुलसीदास तो कवि एक हैं जो भक्ति काल के कवि हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हीं के नाम का एक रचना है, वह किसका है यह पूछा गया है। तो आप बताइएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए, तुलसीदास जो रचना है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, निराला जो हैं उनकी जो रचना है अनामिका, अड़िमा, परिमल, गीत गुंज, कुकुरमुत्ता, गीतिका, बेला, अर्चना, आराधना, यह सभी इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए, आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न जो दिया गया है वह है राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है, यह आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे राम की शक्ति पूजा भी जो रचना है वह निराला जी की ही रचना है, और यह पूछा गया है कि किस श्रेणी की रचना है। तो यह जो रचना आती है वह लंबी कविता की श्रेणी में आती है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला प्रश्न है कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। कला और बूढ़ा चांद, तो देखिए यह जो रचना है वह सुमित्रानंदन पंत की है। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत की। आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वह सही हो जाएगा। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो यहाँ पे चिदम्बरा है, परिवर्तन है, युगांत है, ग्राम्या है, युगवाड़ी है, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है, यह आपको बताना है। यानी 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, आंगन के पार द्वार जो है यह जो रचना है वह अज्ञेय का है, और आंगन के पार द्वार पे ठीक है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, और महादेवी वर्मा का जो रचना यामा है इस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे आपका उत्तर सही होगा सी। चलिए, अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था। तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है प्रेम पथिक, उसको पहले प्रेम पथिक को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। यह सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेव वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, यह आप बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो रचनाएं दी गई हैं उसमें निहार 1930 में है, रश्मि 1932 में है, नीरजा 34 में और दीप शिखा 42 में। तो निहार, रश्मि, नीरजा और दीप शिखा, आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न आपका है भारत दुर्दशा किसकी रचना है, ये आपको बताना है। भारत दुर्दशा किसकी रचना है। तो भारत दुर्दशा जो लिखा गया है वह नाटक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला प्रश्न है जो वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है। यानी मौलिक नाटक मतलब अनुदित नाटक यहाँ पे पूछा गया है। तो पाखंड विडंबन यहाँ पे जो देखिए है उनका अनुदित नाटक है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी नहीं है, तो आपको यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए, जो पद्मावती दिया गया है वह किसका है, यह मलिक मोहम्मद जायसी का है। बाकी जो रचनाएं हैं वह भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। तो आपके सही उत्तर हो गए ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला प्रश्न है
अतीत के चलचित्र किसकी रचना है ये आपको बताना है। अतीत के चलचित्र जो रचना है वह महादेवी वर्मा की है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है ये आपको बताना है। तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे तो हैं, लेकिन यहाँ पे जो कन्यादान दिया गया है यह इनका नहीं है, यह विजय तेंदुलकर का है। सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अरुण या मधुमेह देश हमारा, यह जो गीत है जयशंकर प्रसाद की किस कृति से लिया गया है। तो यह प्रसाद द्वारा जो रचित नाटक है चंद्रगुप्त, उससे लिया गया है। और यह जो गाया गया है वह कार्नेलिया द्वारा, यानी कार्नेलिया से कहा गया यह कथन है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है। रेल का विकट खेल यह जो नाटक है वह किसका है ये आपको बताना है। तो यह जो नाटक है वह है बालकृष्ण भट्ट का। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह किस कवि की रचना है। तो यह जो है वह मलुक दास की पंक्ति है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संत काव्यधारा के परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि पूछा गया, यानी कौन ऐसे कवि हैं जो संत काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें नंददास जो दिखाई दे रहे हैं वह कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, न कि संत काव्यधारा के। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है, कंजूस और सोना किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो कंजूस और सोना यह जो रचना है यह कहानी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, आलवार वैष्णव की संख्या कितनी है। तो देखिए दक्षिण में जो आलवार भक्त थे उनकी जो संख्या है वह 12 है। ठीक है, वह वैष्णव भक्त थे। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, विष्णुकांत शास्त्री का प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है। तो विष्णुकांत शास्त्री जो लिखे हैं वह है कुछ चंदन की कुछ कपूर की। यह आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है। तो सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने 6 निबंध लिखा था और तो निबंधकार के रूप में ये जाने जाते हैं। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर इनकी निबंध की बारे में बात करें तो इनके निबंध हैं आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान, और एक और है अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन। तो इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है। सूर का वात्सल वर्णन अद्भुत है, सगुण भक्ति का प्रतिपादन है, भाषा अवधि है, सूर काव्य की मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। तो देखिए जो सूरदास हैं वे अवधि भाषा में रचना नहीं किए थे बल्कि ब्रज में किए थे। तो आपका यहाँ पे जो उत्तर दिया हुआ है सी, यह आपका गलत है। तो याद रखिएगा यहीं पर आपका जो उत्तर हो जाएगा सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है, भ्रमरदूत के रचनाकार कौन है। देखिए भ्रमरदूत के रचनाकार कौन है। तो भ्रमरदूत जो लिखा गया है वह है सत्यनारायण कविरत्न का। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। जुगमान चरित्र जो लिखा गया है वह किसके द्वारा, यह आपको बताना है। तो जुगमान चरित्र जो लिखा गया है वह कृष्णदास द्वारा। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टछाप के संस्थापक कौन है, ये आपको बताना है। तो अष्टछाप के संस्थापक हैं विट्ठलनाथ। इन्होंने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी, आपको बताना है। यानी संवत, तो रामचरितमानस जो लिखा गया है वह संवत 1631 में। आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, या तो ईस्वी में पूछेगा तो 1574, ठीक है। अवधी भाषा में लिखा गया यह रामचरितमानस है तुलसीदास का, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राम रक्षा स्रोत के रचनाकार कौन है, यानी राम रक्षा स्रोत के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो यह जो रचना है वह रामानंद का है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है उसके बारे में जो असत्य कथन यहाँ पे है वह क्या है, ठीक है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, यह आपका गलत है, क्योंकि इसके बाद भी तुलसीदास ने अन्य रचनाएं लिखे हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, साधना की 4 अवस्था जो है शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत, इसका संबंध किससे है। तो देखिए सूफ़ी काव्यधारा या सूफ़ी मत में यह माना गया है, तो आपका सही उत्तर होगा सूफ़ी साधना से, बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। सूफ़ी मत के अनुसार यह उनके 4 सोपान हैं, शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत। तो यह ईश्वर के दरबार में पहुंचने का रास्ता कह सकते हैं, तो सही उत्तर है आपका बी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है, ये आपको बताना है। सूफी काव्य ग्रंथ का अंतिम ग्रंथ शुक्ल के अनुसार क्या है, तो शुक्ल के अनुसार है इंद्रावती। इंद्रावती के जो लेखक हैं वह है नूर मोहम्मद। आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है। तो बाजे पायलिया के घुंघरू यह जो लिखा गया है वह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, माटी की मूर्ति की विधा क्या है। माटी की मूर्ति जो रचना है उसकी विधा पूछा गया है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया संस्मरण है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है। वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि जो माने गए हैं वह घनानंद माने गए हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इनकी रचना के बारे में बात करें तो सुजान सागर, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपा कंड, रस केली वल्ली, यह सभी इनके रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित्प्रीति, यह कथन किसका है। तो यह प्रसिद्ध पंक्ति है बिहारी का, ठीक है। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, अगर अलंकार की बात करें तो इसमें असंगति अलंकार हो जाएगा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपको बताना है कि इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था। तो सुजान जो प्रेमिका थी वह घनानंद की थी। आपका उत्तर यहाँ पे सही होगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पे दिया गया है, रीतिबद्ध धारा कवियों ने लक्षण ग्रंथ रचना की, यह सही बात है। रीतिबद्ध धारा कवियों को आचार्य कहा जाता है, यह भी सही है। बिहारी रीति सिद्ध हैं, यह भी सही है। केशव रीति मुक्त नहीं, केशव जो हैं वह रीतिबद्ध हैं, ठीक है। तो आपका उत्तर यहाँ पे जो सही होगा वह डी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है, कालिदास हजारा की रचना किसने की थी, आपको बताना है। तो कालिदास हजारा जो लिखा गया है वह कालिदास त्रिवेदी द्वारा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है। तो अर्धकथानक बनारसीदास जैन द्वारा जो लिखा गया हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो
भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं नवजागरण के अग्रदूत कहे जाने वाले। आपका सही उत्तर यहाँ पे होगा बी, उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है? यानी 4 ऑप्शन में, तो बाला बोधिनी इनका सही पत्रिका का नाम है। आपका उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। इनकी 3 पत्रिकाएं इन्होंने संपादित किए थे, कवि वचन सुधा, ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है, ये आप बताइएगा। तो हिंदी नवरत्न के जो लेखक है वह मिश्र बंधु हैं। आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, साहित्य का आधा इतिहास, यानी हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो लिखा गया है वह किसके द्वारा? तो यह सुमन राजे द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे द्वारा। आपका उत्तर बी, उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर जो लिखा गया है वह एडविन ग्रिब्ज के द्वारा। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो मुक्तिबोध की आत्मकथा के जो लेखक हैं वह हैं विष्णु चंद्र शर्मा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है? नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन में आपका जो सही उत्तर होगा वह है रामविलास शर्मा। आपके सही उत्तर हैं ऑप्शन नंबर बी। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है, यह आपको बताना है। तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना यहाँ पे जो लिखा गया है वह है भरतेश्वर बाहुबली रास। जो किसके, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो शुक्ल के अनुसार यहाँ पे तुलसीदास की जो रचना है वह है बरवय रामायण। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बरवय रामायण के रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न है, आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो वह रचना जो है परमाल रासो, जिसके रचयिता है जगनिक, उसमें आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। आपका उत्तर यहाँ पे ए, उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो कहा जाता है वह स्वयंभू को कहा जाता है, ठीक है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि। आपका उत्तर यहाँ पे जो सही होगा वह हो जाएगा डी, उत्तर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और इनकी रचना जो पूछा जाता है वह पौमचर्यु, रिट्ठरेमिचर्यु, ठीक है, स्वयंभू छंद, यह इनकी रचनाएं हैं। तो याद रखिएगा। इसी तरह अपभ्रंश का व्यास अगर पूछे तो वह कहा जाता है पुष्यदंत को। तो आपका यहाँ उत्तर डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, यह जो रससूत्र है वह किसका है? तो यह जो रससूत्र दिया गया है वह भरत मुनि द्वारा दिया गया है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो महिम भट्ट का जो सिद्धांत है वह है अनुमानवाद। आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो ध्वन्यालोक जो है वह आनंदवर्धन द्वारा लिखा गया ध्वनि संप्रदाय से संबंधित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? सतपुड़ा के जंगल जो लिखा गया है वह किसके द्वारा? तो वह भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो गीत फरोश है, बुनी हुई रस्सी है, खुशबू के शिलालेख हैं। तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी है? नई कविता में प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या है? तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है उन्मुक्तता।
आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? तो संसद से सड़क तक के रचनाकार है धूमिल। ठीक है, इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल और इनकी रचना है कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा बी, उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ? तो नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है वह उनको दिया गया है संपूर्ण रचना के लिए। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। धर्मवीर भारती की काव्यकृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? यह आपको बताना है। तो कनुप्रिया यहाँ पे जो लिखा गया है धर्मवीर भारती का, उसमें राधा के नवीन रूप का चित्रण है। आपका सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, उत्तर आपका सही हो जाएगा। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो ठंडा लोहा है, अंधा युग है, कनुप्रिया है, यह सभी इनकी रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है कि ताई कहानी के लेखक कौन है, यह आप बताइएगा। ताई कहानी जो लिखा गया है वह किसके द्वारा? तो विश्वंभर नाथ शर्मा के द्वारा लिखा गया है ताई कहानी। और इनकी एक कहानी और है रक्षाबंधन। ठीक है, यहाँ पे विश्वंभर नाथ शर्मा, आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? तो झबरा प्रेमचंद द्वारा लिखा गया जो कहानी है पूस की रात, उसका पात्र है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है इनमें से शिव मूर्ति की कहानी नहीं है। शिव मूर्ति की कहानी कौन सी नहीं है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अकर्मक क्रिया जो दिया गया है वह शिव मूर्ति की कहानी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया जो कहानी है पुरस्कार, उसके पात्र हैं अरुण और मधुलिका। आपका उत्तर यहाँ पे डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? तो दामुल का कैदी यह कहानी है और इस कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। आपका सी उत्तर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है। रुकोगी नहीं राधिका इस उपन्यास के रचयिता कौन है? तो रुकोगी नहीं राधिका यह जो लिखा गया है वह उषा प्रियंवदा द्वारा और इनके अनुपन्यास से 55 खंबे, लाल दीवारें, शेष यात्रा। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा उषा प्रियंवदा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? यानी नायिका प्रधान रचना कौन सा नहीं है? तो पंचवटी में नायिका प्रधान रचना नहीं है, इसमें लक्ष्मण नायक के रूप में है। तो आपका सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है? तो उर्मिला जो उपेक्षित पात्र हैं उसको उन्होंने साकेत में जगह दिया। आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। चाक उपन्यास जो लिखा गया है उसकी लेखिका कौन है, यह आपको बताना है। तो चाक उपन्यास की जो लेखिका है वह है मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है। इलाचंद जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो जहाज का पंछी जो इलाचंद जोशी का उपन्यास है वह आत्मकथात्मक श्रेणी में रखा जाएगा। आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे डी, उत्तर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि दहेज और बेमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाई है? यानी दहेज और बेमेल विवाह यह जो उठाया गया है वह यहाँ पे सही उत्तर होगा निर्मला। निर्मला उपन्यास में इस समस्या को दिखाया गया है। आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है? मैला आंचल उपन्यास के लेखक का नाम बताइएगा। तो मैला आंचल प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है जिसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु।
रेणु के अन्य उपन्यास के बारे में बात करें तो परती परी कथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, यह सभी इनके उपन्यास है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा फणीश्वरनाथ रेणु, डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है? तो मृणाल जो पात्र हैं वह त्यागपत्र की, और जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र। आपका सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? तो देखिए, झूठा सच, आधा गांव, तमस में तो विभाजन का है लेकिन कर्म भूमि में विभाजन की स्थिति नहीं है। तो आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे दिए गए श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी है? तो राग दरबारी जो लिखा गया है वह श्रीलाल शुक्ल द्वारा। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लालटीन की छत के लेखक कौन है? लालटीन की छत जो लिखा गया है वह किसके द्वारा? तो यह उपन्यास है और इसके लेखक है निर्मल वर्मा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रजिया बेगम किसकी रचना है? यह बताइएगा, रजिया बेगम। तो रजिया बेगम जो लिखा गया है वह किसके द्वारा? किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है रजिया बेगम। आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, आखिरी चट्टान रचना के लेखक कौन है? तो आखिरी चट्टान जो लिखा गया है वह किसके द्वारा? यह यात्रा वृत्तांत है मोहन राकेश का। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? तो महाराष्ट्र यहाँ पे जो दिया गया है वह हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत नहीं है। आपका डी उत्तर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी स्वीकार किया गया है? तो वह है यहाँ पे 343 में। आपका अनुच्छेद 343 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली जो बोली है वह कन्नौजी है। ठीक है, आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। बांगरू हरियाणा में, हड़ौती राजस्थान में, बुंदेली बुंदेलखंड में बोली जाती है। कन्नौजी उत्तर प्रदेश में। आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? यानी प्राचीन भाषा यानी अब की भाषा कौन सी है? तो यहाँ पे पंजाबी जो है वह आधुनिक भाषा में आता है। तो आपका बी उत्तर सही होगा। चलिए, पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो देखिए, पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाले थे श्रद्धाराम फुलौरी। आपका यहाँ पे उत्तर सही होगा, बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो जो ह्रस्व स्वर हैं वह 4 हैं। ठीक है, अ ई उ री यह ह्रस्व स्वर हैं। तो आपका सही उत्तर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन से हैं? तो दंत वर्ण आपको बताना है। तो ऋतु लसानाम दंत यानी त वर्ग का जो है त थ द ध, और इसके साथ ही साथ स जो होता है यह भी दंत से बोला जाता है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन से? अनुनासिक वर्ण, ठीक है, तो आपका जो 5वां अक्षर होता है वह अनुनासिक होते हैं। तो क च हर वर्ग का 5वां। तो यहाँ पे देखिए म जो दिया गया है वह अनुनासिक व्यंजन है। आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, जसोदा हरि पालने झुलावे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में जो रस है वह वात्सल्य है। आपका बी उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। आपका सी उत्तर सही होगा। दूसरों के उत्कर्ष को न सहकर उसकी निंदा करना किस प्रकार का संचारी भाव है? तो यह दूसरे के उत्कर्ष को न सहकर उसकी निंदा करना, यह असूया
में आता है, अस्या या इसे ईस्या कहते हैं। आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है लट लटकनी मनोमत मधुप गण मादक मधुप पिए पंक्ति में किस वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ल ल हो गया, ट ट म म, यहाँ पे ल ल और म म। तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पे दिए गए ल और म वर्णों के, ल और म, यहाँ पे बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है नीर भरे नैना रहे तऊ न प्यास बुझाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए जहाँ कारण रहते हुए भी कार्य नहीं हो वहाँ पे होता है विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, कारण रहते हुए भी, यहाँ पे पानी है लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है, इस कारण से यहाँ पे हो जाएगा विशेषोक्ति अलंकार। आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर, इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखिए मन का जो शब्द आया है वह अर्थ अलग अलग है एक बार, इसलिए वह क्या है, यमक अलंकार है। ठीक है, सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुंडलियाँ छंद में होता है, कुंडलियाँ छंद में क्या होता है। तो कुंडलियाँ जो छंद है वह संयुक्त मात्रिक विषम छंद है, इसमें दोहा और रोला के योग से बनता है, दोहा और रोला के। तो प्रथम 4 चरण दोहे के, अंतिम 2 चरण रोला के होते हैं। तो दोहा और रोला आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो सोरठा का पहला चरण जो होता है वह 11 मात्रा, आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मत गयंद में कितने वर्ण होते हैं। मत गयंद, तो मत गयंद में जो वर्ण होते हैं वह 23 होते हैं, आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो निह प्लस चल से निश्चल बन जाएगा, आपका यह जो संधि है वह है विसर्ग संधि, आपका सही उत्तर होगा ए। सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या है। तो सद्धर्म का सही संधि विच्छेद है सत प्लस धर्म से सद्धर्म बन जाएगा, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, आपका सही उत्तर होगा सत प्लस धर्म, आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है। तो सु प्लस सुक्ति से सुक्ति बनेगा, यह दीर्घ संधि का उदाहरण है, सु प्लस सुक्ति से सुक्ति बन जाएगा, आपका ए उत्तर सही हो जाएगा। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो द्वंद्व समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, आपका उत्तर ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। तो देखिए जिसमें पहले अव्यय या उपसर्ग लगे रहते हैं वह होता है किसका, अव्ययी भाव समास का। तो यहाँ पे आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिशंकु होना का यह मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ हो जाता है किसी और का न रहना। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है भई गति साप छछुंदर केरी, यह लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो यह जो अर्थ होगा यह होता है दुविधा में होना या असमंजस की स्थिति होना, तो आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो घाट घाट का पानी पीना इस मुहावरे का अर्थ है अनेक क्षेत्र में अनुभव होना, आपका उत्तर ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यहाँ पे बताना है तद्भव कौन सा नहीं है। देखिए अधर यह जो है वह तद्भव शब्द नहीं, अधर, आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पानी पर जो दिया गया है वह तत्सम नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है।
तो देखिए यहाँ पे उपखान जो दिया गया है वह तत्सम नहीं है, तो आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यह 101 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जूनियर सुपर टेट के लिए, और परीक्षा तक प्रैक्टिस लगातार जारी रहेगा। तो चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो भी लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।